जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बता दें कि इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करने वाले हैं 100 प्रश्नों को आज हम देखेंगे, जहां से सवाल जो वो ज़्यादातर पूछा जाता है वो इंडियन पॉलिटी के स्टार्टिंग के हम 2 से 3 चैप्टर के क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस में अगर बात करें तो क्वेश्चन जो हम आज बात करने वाले हैं वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की इस संविधान सभा, संवैधानिक इतिहास, साथ ही साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी देखेंगे हम संविधान से, और साथ ही साथ कुछ अनुसूची और भाग, ये सभी टॉपिक्स को मिला करके आज हम बात करेंगे। इसके अगला पार्ट जो आएगा, इसमें अगला पार्ट जो हम बात करेंगे यानी इसका सेकेंड पार्ट में जो हम बात करेंगे वो स्पेशल क्वेश्चन आएगा, वो है आपका राष्ट्रपति। वो हम अगला अगला पार्ट में लाएंगे, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सभी से मिला करके हम अगला टॉपिक जो है वो अगला पॉइंट जो इसका आएगा, या तो अगला पार्ट जो इसका आएगा पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट को। तो आज हम मुख्य रूप से 3 से 4 चैप्टर के जो भी 100 कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने के साथ साथ अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ जो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ जो वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने के मध्य 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ था, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उस समझौते में क्या क्या उसमें रखा गया था, तो उसी प्रावधान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसके बारे में याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में इसमें जो है वो प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, अगला सवाल जो है कि निम्न में से किस संविधान द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ से पूछा जा रहा है, कई सारे हम जानते हैं कि अलग अलग समय पे कई सारे अधिनियम हमको देखने को मिलता है। उन सभी अधिनियमों में ही इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान किया गया वो किस अधिनियम के तहत किया गया, उस एक्ट के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1861 के तहत। तो कई बार सवाल जो है वो पूछा गया कि इसके कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जानते हैं कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कह सकते हैं कि या तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कह सकते हैं कि जो इसको रेगुलेट करना, यानी कह सकते हैं कि इसके पहले जो था वो अलग अलग तरह से संचालित हो रहा था, लेकिन लास्ट में 1773 से देखा जाता है कि रेगुलेट करने की जो शक्ति दिया गया वो इस कंपनी के तहत दिया गया, जिसके कारण कह सकते हैं कि आगे कई सारे वर्षों तक ये इनका शासनकाल रहा, और ये अपने मन से जो भी कह सकते हैं कि अपने कार्य के हिसाब से या अपने मन के हिसाब से जो वो यहाँ पर शासन किया, और उसी के आधार पर कई सारे धीरे धीरे अधिनियम देखने को मिलता है, कई सारे एक्ट जो वो लाया गया था। और कहीं ना कहीं आज भारतीय संविधान में अगर बात करें तो भारतीय संविधान में भी थोड़ा बहुत जो झलक जो है, इनका झलक जो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का अधिनियम जो था, जिसमें कह सकते हैं कि इसका कई सारे ऐसे पार्ट थे जो कि हूबहू जो वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कई ऐसे पार्ट इसमें से या कई सारे ऐसे आर्टिकल थे जिसको कह सकते हैं कि सीधा कॉपी करके उठा के कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में पेस्ट किया गया, कुछ इस तरह से लाया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुराने अधिनियम का जो था वो भारतीय संविधान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका प्रभाव भी कई तरह से आपको देखने को जरूर मिलता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को
अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को यानी स्वीकार नहीं कर सकता है, इसका अधिकार जो वो कब दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था। साथ ही साथ याद रखेंगे 1786 जो था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कह सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, फिर कई सारे ऐसे अधिनियम जो वो एक एक करके अधिनियम आया गया। जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो जैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कार्य थे जो कि कह सकते हैं कि सही ढंग से नहीं हो पाया था, तो उसको कह सकते हैं कि कुछ मॉडिफाई करके या तो उसमें जो गलती था उसको सुधारने के लिए अगला एक्ट लाया गया था। इसी तरह से अलग अलग कार्यों को संचालन करने के लिए या अलग अलग नियम बनाने के लिए कई सारे अमेंडमेंट एक्ट आया समय समय पर। आगे चलते हैं, इसमें से अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल जो है वो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो हम जानते हैं कि भारत का साम्राज्य जो है वो उसके कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया आई थी जब यहाँ पे आए थे, तो इसका सही काल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1858। तो इसका सही आंसर होगा 1858 में भारत की सम्राज्ञी जो है वो नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में बहुत सी चीज़ें जो है वो दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1858 में जब महारानी विक्टोरिया आती है भारत, तो कई सारे कह सकते हैं कि आश्वासन दिया, या तो अपनी घोषणा में अगर देखा जाए अपनी घोषणा जब उन्होंने कर रही थी तो उसमें कई सारे आश्वासन जो भारतीय लोगों को दिया था, लेकिन आखिर में क्या वो आश्वासन जो दिया था या जो घोषणा की गई थी क्या उसे पूरा भी किया था। तो इसमें से कह सकते हैं कि एक ऐसे घोषणा पत्र था जिसको पूरा किया था, बाकी की घोषणा को कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं कह सकते कि नहीं माना, सिर्फ घोषणा कर दिया था लेकिन उस आश्वासन को वो पूरा नहीं की। जैसे यहाँ पे अगला जो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो और भी आगे तक जारी रहा। अगला है कि देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जो भी देसी रजवाड़े थे उसकी यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो भी रजवाड़े थे उस समय के उसकी स्थिति जैसा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी उसका स्थान में या तो उसमें कोई हस्तक्षेप जो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया। बाकी कई आधार पर कह सकते हैं कि इसमें जो है वो दिखाया गया है, बाकी कई आधारों पर अलग अलग घोषणा जो वो किया गया, लेकिन देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति जो वो बनाई रखी गई। भारतीय व यूरोपियों सभी प्रजा का समान व्यवहार मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी गलत होगा। और भारतीय के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यहाँ पे भी इन्होंने कई सारे हस्तक्षेप किए थे, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। अगला सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार आया कब था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो वो लाया गया था। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि आखिर में इस सुधार का मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, या तो कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए किस अधिनियम को लाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में लाया गया था, इसी सुधार के तहत कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के साथ कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो अधिनियम जो था उसको लाया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। इसमें से एक और कन्फ्यूजन आप कर सकते हैं, हो सकता है कि चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वो 1919 में लाया गया था, वो 1919 में लाया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्ले मिंटो सुधार ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया था वो 1919 में लाया गया था, जबकि मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में लाया गया था। तो इसमें से कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, अगला सवाल जो पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो प्रारंभ में लाया गया था वो किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार
यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि इसके पहले हम बात कर लिए, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल या तो कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये कह सकते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 में लाया गया था, इसी के तहत लाया गया था। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन आप देख सकते हैं, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो बात की व्यवस्था जो की गई थी वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पूछा रहा है कि प्रधानों का सार क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन जो था, यह कह सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मैं कह सकते कि प्रधान जो लक्ष्य था या प्रधान सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। 1946 में हम जानते हैं कि जब कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी तो उसमें से 3 मंत्री का गठन किया गया था, उसमें से एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, बाकी के उसमें सचिव थे। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि वो सदस्यों में से कौन शामिल नहीं थे। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उसमें सदस्य शामिल नहीं थे। तो इसमें से अगर बात करें उसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लॉर्ड एमरी, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो थे वो इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, जिसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, बाकी जो 2 लोग थे वो कह सकते हैं कि इसके सदस्य थे। तो याद रखेंगे, यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होगा। इसमें से कौन सा शामिल नहीं थे, तो लॉरेंस, यानी कह सकते हैं कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों के अलावा जो भी होगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा शामिल नहीं था। या तो कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगर बात पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है वो एक सही नहीं था, तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही होगा। प्रांतीय समूहीकरण की बात भी की गई थी, संविधान निर्माण का अधिकार भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना में अगर बात करें कि कौन सा विषय इसमें सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की स्वीकृति को लेकर कोई भी बात नहीं की गई थी। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है वो किसके अंतर्गत चलाया गया। तो यहाँ से कई बार जो वो सवाल पूछा जाता है कि जब तक भारतीय संविधान नहीं लागू किया गया था तो उसके पहले जो शासन का संचालन हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जब तक भारतीय संविधान जो वो बनकर तैयार नहीं हुआ उसके पहले कह सकते हैं कि इसी अधिनियम के तहत जो है वो भारत का शासन चल रहा था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के द्वारा ही कह सकते हैं कि भारतीयों को वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद सार्व सत्ता, या तो कह सकते हैं कि सार्वभौम सत्ता, यानी सारी जो सत्ता हमारी थी वो अपने हाथों में या तो भारतीय के हाथों में कब सौंपने का ये निर्णय लिया गया। तो याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना के द्वारा ही 1947 में इसका निर्णय लिया गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा 1935। अगला सवाल है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कोट पूछा जा रहा है कि आखिर में ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन जो था हम याद रखेंगे, यह कथन जो था
वो कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि जो भारतीय संविधान का निर्माण जो होगा वो कहीं ना कहीं भारतीयों की इच्छा अनुसार से होगा। तो भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में अंग्रेजों के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था कि आप लोगों को अगर अलग संविधान चाहिए तो चलो हम आप लोगों को एक अलग संविधान हम बना करके देते हैं, जिसमें से कुछ लोगों का कहा गया था, जिसमें से प्रधान कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा मुख्य रूप से यह स्टेटमेंट दिया गया था कि भारतीय संविधान की जब भी निर्माण होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ना कि आपके अनुसार। तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखेंगे शब्द यहाँ पे याद रखना कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो जब भी औपचारिक रूप से पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा एम एन रॉय। एम एन रॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म जो होता है यानी पूरा नाम अगर पूछा जाए कि एम एन रॉय का पूरा नाम क्या था तो मानवेंद्र नाथ रॉय। याद रखेंगे इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। तो याद रखेंगे इनके बारे में, इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। तो एम एन रॉय इसका नाम हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो यहां से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये शब्द आपको शब्द सिर्फ याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि औपचारिक रूप से तो एम एन रॉय हो जाएगा। किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर अगर पूछा जाए कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें से पूछा जा रहा है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1936 में। याद रखेंगे 1936 में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव पारित किया था। तो अगर पूछा जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो 1936 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो यहाँ पे जब भी शब्द आपको मिले वयस्क मताधिकार तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। इसमें से याद रखेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। अब आपको बताना है कि बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। चलिए आपका एक सवाल है, आपको ये इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा कि बाल दिवस जो वो कब मनाया जाता है और किसके याद में, या तो कह सकते हैं कि किसके आधार पर कह सकते हैं कि बाल दिवस को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पे अब सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन जो है वो सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग अगर बात करें 1895 में तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन करने की जो कह सकते हैं कि जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो मुख्य आधार माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है, कैबिनेट मिशन को ही माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संविधान सभा जो है वो इसका अनुसार कह सकते हैं कि गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। अगला सवाल है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फैजपुर। याद रखेंगे, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पे की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा फैजपुर में किया गया था। अब आपको बताना है कि फैजपुर जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो फैजपुर जो स्थान है वो किस राज्य में, फैजपुर जो स्थान था वो किस स्थान पर है, आपको राज्य का नाम बताना है। चलिए हम देखते हैं कि कितने लोगों को पता है इसके बारे में। आपको जरूर बताना है कि फैजपुर राज्य जो है वो कह सकते हैं कि फैजपुर स्थान जो है वो किस राज्य में अवस्थित है भारत के राज्यों में। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इसका सही आंसर होगा 389, यानी 389 सदस्य जो है वो इसमें कुल होना था। 389 यानी 389 सदस्य इसमें कुल होना था। अब ये कई अलग अलग आधारों पर बटे हुए थे, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह से बटे हुए थे। इसमें से आपको देखना है कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था। तो याद रखेंगे, इसके लिए ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के लिए 93, जबकि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 प्रतिनिधि के लिए अलग अलग जो वो निश्चित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि देसी रियासतों के लिए, ये शब्दावली पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे देसी रियासतों के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 70। याद रखेंगे, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वो थे कितने, तो 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख प्रति व्यक्ति के आधार पर एक कह सकते हैं कि सीटों की आवंटित की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था, तो ये इसका सही आंसर होगा 10 लाख। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 30वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो याद रखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न रूप में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी प्रांतों की विधानसभा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है। आपको बताना कि इसमें से संविधान के किस भाग को जो वो संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। आगे चलते हैं और साथ ही साथ याद रखेंगे ये आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कह सकते हैं कि ये याद रखेंगे अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 32 जो जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी संविधान की आत्मा जो वो कहा गया था। तो याद रखेंगे ये BR अम्बेडकर के द्वारा यह कथन था। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो याद रखेंगे, सबसे पहले अगर बात करें इसमें से, तो जो बनाया गया था जिसमें तैयार हो रहा था, तो उसमें प्रस्तावना जो था वो प्रस्तावना पर कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने बहुत अधिक ध्यान दिया था। और साथ ही साथ इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि कह सकते हैं कि पूरे संविधान को ये कह सकते हैं कि पूरे एक झलक दिखा दे, या तो वो बताने में सक्षम हो कि आखिर में जो मेरा संविधान होगा वो कितना सक्षम होगा, या तो कह सकते हैं कि वो कितना विस्तृत होगा। ये कहीं ना कहीं ये दिमाग में, सभी का दिमाग में था कि प्रस्तावना उसी आधार पर हो ताकि ये पूरे संविधान को बताने में सक्षम हो।
इसी के कारण से कह सकते हैं कि प्रस्तावना पर कई सारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अधिक समय भी दिया था, जिसके कारण से इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द भी, और साथ ही साथ याद रखें इसमें बीच बीच में जो वो संविधान क्या कह सकते हैं कि संशोधन भी किया गया और कुछ शब्दावली जो था वो कह सकते हैं कि इसमें जोड़ा भी गया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में जनप्रतिनिधि या जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो याद रखेंगे भारत की कह सकते कि भारत की संविधान की प्रस्तावना, अगर पूछा जाए कि भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस शब्द से शुरू होता है, तो याद रखेंगे इसकी प्रस्तावना जो शुरू होता है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यहाँ से प्रस्तावना जो होता है वो हमारा शुरू होता है। अगर पूछा जाए कि आपसे पूरा अगर पूछा जाए कि आखिर में हमारा प्रस्तावना क्या था, तो याद रखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो याद रखेंगे ये हमारा जो था वो प्रस्तावना जो वो संपूर्ण प्रस्तावना इसमें था। हालांकि इसमें जो कुछ शब्द जो जैसे हमने चर्चा किया, जैसे अगर बात करें तो समाजवादी, याद रखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक और शब्द होगा इसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कह सकते हैं कि शब्द जो है वो कहीं ना कहीं बाद में अमेंडमेंट के तहत या कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, तो इसमें इन शब्दावलियों को कह सकते हैं कि बीच में जगह दिया गया और इसमें कह सकते हैं कि संशोधन करके शायद लगा कि इसमें जो है वो इन शब्दों को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारा जो कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का और भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हम जब मन करे तब हम क्या इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो संविधान में कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो हमारा संविधान का प्रस्तावना जो पहले से बनाया गया है उसको कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा इररलेस या तो फिर कह सकते हैं कि इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो ढंग से कह सकते हैं कि एक सही ढंग से पूरा ये कह सकते हैं कि संविधान को जिस तरह से निर्धारित करता है उसका कह सकते हैं कि आगे पीछे या तो कह सकते हैं कि उसका क्रम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ध्यान में रखना कि इसमें से कुछ वैसा नहीं जोड़ें जो कि कह सकते हैं कि ये हमारे प्रस्तावना को खराब करे या हमारे संविधान के कह सकते हैं कि संशोधन में या तो समझने में थोड़ा सा इधर उधर अटपटा लगे, क्योंकि अभी जो हमारा संविधान का प्रस्तावना जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से लिखा गया है। आगे चलते हैं, आगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें अगला पूछा गया है कि भारत एक है। भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि भारत जो वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका सही आंसर होगा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ना ही हिंदू राष्ट्र या तो ना ही मुस्लिम राष्ट्र या कह सकते हैं कि कोई एक धर्म को तो हम यहाँ पे विशेष नहीं मानते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कई ऐसे धर्म विशेष जाति के लोग रहते हैं और कई ऐसे सांस्कृतिक कह सकते हैं कि आधार पर अलग अलग संस्कृति जो वो यहाँ पे विराजमान है। तो ये कह सकते हैं कि एक देश की कह सकते हैं कि ये खूबसूरती ही है जहाँ पे कई अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कह सकते हैं कि राष्ट्र के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे भाषा हैं जो कि याद रखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे कि जो भारतीय भाषाओं को जो शामिल किया गया है वो किस अनुसूची के तहत शामिल किया गया है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक देश ऐसा है जहाँ पे अगर बात करें तो हर कुछ ऐसे क्षेत्र में अब जाते हैं
तो हर कुछ दूरी के बाद आपका जो कह सकते हैं कि वहाँ का कल्चर जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये देश की एक खूबसूरती ही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल जो है इसमें कि गणतंत्र क्या होता है। को गणतंत्र का यहाँ पे जो मुख्य कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है या गणतंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी शासना अध्यक्ष जो यहाँ का है भारत का, उसे चुनने का अधिकार जो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पास है। तो ये कह सकते हैं कि इसीलिए हम मानते हैं कि जो गणतंत्र है या तो भारत जो वो गणतंत्र देश है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष जो हैं या तो कह सकते हैं कि राज्याध्यक्ष हैं, उनको चुनने का अधिकार जो है वो ना ही वंशानुगत रूप से नहीं है, यहाँ उसे कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना जाता है। जब जनता का मन करेगा उसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वो चुना जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसमें से भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका में जो शामिल नहीं है उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो जैसे समाजवादी हम जानते हैं कि ये शामिल है, पंथ निरपेक्ष भी शामिल है, प्रभुत्व संपन्न भी कह सकते हैं कि ये शामिल है, लेकिन लोक कल्याण की बात उसमें नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लोक कल्याण की बात अगर बात करें तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो वो शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। अब यहाँ पे देखा बोला गया कि इसमें बताइए कि किस संविधान या तो कह सकते हैं कि प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है। तो फ्रांसीसी क्रांति प्रभाव जरूर दिखता है थोड़ा बहुत। साथ ही साथ याद रखेंगे अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, लेकिन चीन की क्रांति 1912। इसका कह सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना पर इसमें इस क्रांति का प्रभाव जो वो नहीं देखने को मिलता है विशेष रूप से। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 1950 में लागू संविधान में अंग थे। उक्त शब्द 1976 के संविधान संशोधन में जोड़े गए, या तो जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो 1985 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया, या उक्त संविधान शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब संशोधन होता है तो उसमें जो वो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये सभी शब्द जो वो कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर होगा उक्त शब्द को यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक, कई बार सवाल जो वो रिपीट कर चुका है कई सारे एग्जाम्स में कि भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो कौन होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम संविधान सभा का अभिभावक भी कहते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो एक अभिभावक की भांति, जो कह सकते हैं कि अगर अभिभावक जो चीज़ बोल देते हैं उसको मानना, कह सकते हैं कि हमारे लिए अभिभावक जो होते हैं वो जो भी शब्द कह सकते हैं कि जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो वो सर्वोत्तर होता है या सर्वोच्च होता है, और उसी को मान करके हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर संविधान में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान भी कुछ उसी तरह का है, जो कि एक अभिभावक की भांति ये कार्य करता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी एक विशेषता है। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे संविधान को जो वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो इसमें से सही आंसर होगा संविधान की सर्वोच्चता। आगे चलते हैं, अगला सवाल है
कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ से आपको बताना कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब भारतीय संविधान जो तैयार हो रहा था तो उसमें से कई सारे देशों का संविधान जो वो खोल करके रखा गया, और कई सारे संविधान दे या तो कह सकते हैं कि कई सारे देशों के संविधान में जो कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे, या तो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में समाहित की गई। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली। माफ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो इसमें है वो है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। संविधान में ये शब्द जो दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्प जो वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस देश के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान या तो कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भी कई ऐसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य को कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस के संविधान से जो है वो लिया गया है इन सभी शब्दों को। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो वो दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाग 9 में। भाग 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भाग 20 में। क्योंकि जब भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर देखते हैं तो ये भाग 20 में इसका जो है वो उल्लेख कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो परिवर्तित हुई। अब यहाँ पे बताना है कि 9वीं अनुसूची को जो शामिल किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। तो हम जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन जो है उसी के द्वारा कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं अगर बात करें 10वीं अनुसूची, तो अगर बात करें तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सबसे पहले तो प्रथम संविधान संशोधन, फिर याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन और फिर याद रखेंगे 71वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन। तो और उसके बाद जो अंतिम जो कह सकते हैं कि अनुसूची जो जोड़ा गया था वो था 92वां संविधान संशोधन। तो इन चारों चीज़ों को आप याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया वो प्रथम संविधान संशोधन में, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया वो 21वां संविधान संशोधन में, और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया वो 71वां संविधान संशोधन में, जबकि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इन चारों चीज़ों को आपको याद रखने हैं। अगला सवाल इसमें बोला गया, अगला सवाल जो पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कथन जो भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे 4थी अनुसूची के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित स्थानों का उपबंध किया गया है। तो याद रखेंगे राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध जो है वो किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 4थी अनुसूची में। अगला सवाल जो पूछा गया है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से किस एक को जो है वो अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि भारतीय राज्य है, अगर बात करें ये भारतीय राज्य की अगर सीमा है, इसमें से कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्षेत्र है और इसको अगर कहीं भारत में शामिल करना है, तो कौन सा कह सकते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो आवश्यक है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा पहली अनुसूची जो है इसमें संशोधन करना आवश्यक होता है। तो पहली अनुसूची के संशोधन के द्वारा ही किसी अलग
इस क्षेत्र को कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र में जो है वो, या तो कह सकते हैं कि एक नए राज्य का सृजन अगर करना हो, एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची के द्वारा ही किसी नए राज्य का सृजन हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर नया राज्य को सृजन करना है तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, वह राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान जो वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरे संविधान या दूसरी अनुसूची में जो है वो किया गया है। तो याद रखिए कि पहली अनुसूची क्या था कि कोई राज्य को कह सकते हैं कि राज्य संघ को या तो शामिल करना है या तो निर्माण करना है, उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक था। लेकिन अगर बात करें इन सभी लोगों के लिए जो कह सकते हैं कि वेतन से संबंधित जो भी प्रावधान किया गया वो द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। वहीं इनके अगर शपथ की बात करें तो शपथ जो है वो तृतीय अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे पूछा गया कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां जो वो मूल संविधान में, या तो कह सकते हैं कि मूल संविधान सभा में जो शामिल किया गया था वो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसके बाद 51वें प्रश्न की ओर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से कई सारे सवाल जो वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसके अगले 50 क्वेश्चंस के अगले पार्ट जो हम अपलोड करेंगे उसमें से हम देखेंगे अगले 50 प्रश्नों को। तो याद रखेंगे इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो वो आपको निश्चित रूप से एग्जाम के कह सकते हैं कि सवालों में से आपको देखने को डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार कह सकते हैं कि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।